एनएफओ हो तो ऐसा हमारी खास पेशकश जो नए फंड आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास और आप लोग अपने सवाल भेजते रहिए, सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कोशिश ये करेंगे कुछ एक और सवाल ले लें, लेकिन पहले जरा देखिए कौन सा नया फंड आया है। बिल्कुल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पर एनएफओ लेकर आए हुए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 30 जून यानी कि आज से ये खुल गया है और 14 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की बात करें 17 जुलाई को आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश इसमें आप 100 रुपए की एसआईपी और 100 रुपए का ही, माफ कीजिएगा 1000 रुपए का आप यहाँ पर लमसम निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एग्जिट लोड जो है वो निल रहेगा। फंड मैनेजर इसके 4 हैं, मनीष भंटिया, उसके बाद है अखिल कक्कर, धर्मेश कक्कर, गौरव छिखाने और शर्मिला जी यहाँ पर इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगी। थोड़ा सा पेयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फंड ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पर हैं। तो अगर उसको देखें तो HSBC का मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड यहाँ पर करीब अगर 3 साल के रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 13.08% के रिटर्न ये दे चुका है। उसके बाद है HDFC का मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड 15% के CAGR रिटर्न इसने दिए हैं पिछले 3 साल में। उसके बाद है क्वांटम का मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड 11.94% के रिटर्न इसने दिए हैं। तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। और तो फिर अगर उसकी बात करें तो फिर धीमे धीमे यहाँ पर एक यूनिक कैटेगरी भी बनती हुई दिख रही है। सिद्धार्थ सर, वैसे मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड कैसे काम करता है? सबसे पहले तो उस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं दर्शकों को फ्रॉम एन इन्वेस्टर फ्रॉम एन एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगा कि जो भी एक्टिव मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड एक कैटेगरी होती है, इसके अंदर गोल्ड, इसके अंदर सिल्वर, इसके अंदर इक्विटी और डेट सब होते हैं। 40 से 60% तक का एक इक्विटी एक्सपोजर अपना फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर के जो टैक्टिकल कॉल्स होते हैं वो भी पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि जो एक मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ है, ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा यूनिक होता है। यहाँ इसका जो टैक्सेशन होता है वो मोर देन 2 years का टैक्सेशन होता है, which is an equity taxation, that means 12.5%, and less than two years का जो इसका जो taxation होता है that adds to your income. And obviously ये एक मल्टी एसेट एक कैटेगरी है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज या एसेट क्लास में एक उसका फ्लेवर मिलता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एंड ऑब्वियसली इसका जो एक इक्विटी जो कॉम्पोजिशन होती है वो 40 से 60% तक का होता है। दैट मीन्स अगर इक्विटी बेटर परफॉर्म कर रही है तो फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के अंदर 60% तक एक इक्विटी एक्सपोजर रख सकता है। And that is something which is the uniqueness of this fund. तो मुझे लगता है कि मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड जो है इट इज थ्योरेटिकली अ गुड कॉन्सेप्ट, जहां पे आप डिफरेंट एसेट क्लासेस से एक्सपोज होते हैं और एक अच्छे रिटर्न्स की तरफ आप मूव कर भी सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगेन बट आई एम सेइंग इट इज ओनली फॉर एन एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें बिफोर इन्वेस्टिंग। सर, वैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड तो अगर हम लोग यहाँ पर इससे तुलना करें, क्या उसमें सिमिलैरिटीज होती हैं या उससे काफ़ी अलग है ये फंड? अगर थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट करें दोनों फंड में यहाँ पर तो देखिए, अगर मल्टी एसेट फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मल्टी एसेट फंड्स मेजरली आर इक्विटी टैक्सेशन एंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं फंड ऑफ फंड दे आर डेट टैक्सेशन और दे हैव अ हाइब्रिड टैक्सेशन, दैट मींस मोर देन 2 years एंड लेस देन 2 years। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस तरीके से हमने इक्विटी एक्सपोजर की बात करी तो ऑब्वियसली क्योंकि उसका जो 65% उसको इक्विटी एक्सपोजर रखना पड़ता है मल्टी एसेट फंड में, एंड एट द सेम टाइम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर आपका जो डेट एक्सपोजर होता है जिसके अंदर डेट, गोल्ड एंड सिल्वर होता है वो ऑलमोस्ट 65% तक हो सकता है, सो दैट उसका जो टैक्सेशन है वो उस तरीके से वर्क करे। एंड ऑब्वियसली मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्टर्स ने अब जाके फंड मैनेजर्स ने सिल्वर लेना स्टार्ट किया है 1 साल पहले वो जनरली इक्विटी, डेट एंड गोल्ड पे वर्क करता था, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई शुड से सिल्वर भी होता है। एंड द यूनिक फीचर जो कुछ मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड होता है वो ये है कि इन मल्टी एसेट फंड्स यू इन्वेस्टेड इनटू द इक्विटी, इन द स्टॉक्स, इन द स्क्रिप्ट्स, एंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ऐसा भी हो सकता है कि वो फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इट इज अ फंड ऑफ फंड, so rather than investing into particular equity funds, it invested into the different funds. So basically it is a fund of fund route. So I mean ये कुछ basic differences हैं जो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को एक मल्टी एसेट फंड से डिफरेंशिएट आउट कर देते हैं। सो वैसे जब मैं रिसर्च कर रहा था और पीयर कंपैरिजन में जब कुछ लिस्ट निकाली तो HSBC ऑब्वियसली बात है, फंड ऑफ फंड तो हम लोग यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, एक मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड भी सर हम लोग को यहाँ पर दिखा। इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करें या सिमिलैरिटी इसमें है, थोड़ी सा डिफरेंशिएट अगर कर सकें इसको तो। See, I mean मल्टी एसेट जो फंड होता है ओमनी फंड एंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मोर और लेस सेम ही तरीके से बिहेव करते हैं, बिकॉज दोनों अपने इंडिविजुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाता है जो उसके बाद इक्विटी फंड्स के अंदर मूव करते हैं रादर देन डायरेक्टली मूविंग। दोनों की जो टैक्सेशन होती है वो मोर और लेस सेम ही होती है, दैट मींस 2 years, दैट इज मोर देन 2 years इट इज इक्विटी टैक्सेशन एंड लेस देन 2 years इट एड्स टू योर इनकम, जस्ट लाइक अ डेट टैक्सेशन।
एंड मोर और लेस दोनों में एक इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक्सपोजर होता है. सो इन दैट केस जो मल्टी एसेट ओमनी जो एक कैटेगरी होती है और मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ होती है, वो मेरे ख्याल से मोर और लेस सेम ही बिहेव करती है, ज्यादा उसमें डिफरेंशिएट आउट किया नहीं जा सकता. सर अगर सेम अप्रोच है दोनों में तो फिर इन केस अगर किसी को चुनना हो इस तरह के फंड में, यानी कि फंड ऑफ फंड, एक्टिव फंड ऑफ फंड में और ओमनी फंड ऑफ फंड में, तो उसमें फिर बेटर चॉइस क्या होगी, या फिर कैसे उसको हम लोग सिलेक्शन के पैमाने पर आए? देखिए अभिषेक, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि कुछ फंड हाउसेस के पास ओमनी फंड्स होते हैं और कुछ फंड हाउसेस के पास एक्टिव एफओएफ है. तो इन दैट केस जो मूल मंत्र जो है, दैट मींस जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है. मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरी, आई मीन इस सेम कैटेगरी को, चाहे वो मल्टी एसेट हो या ओमनी फंड हो, वो डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज या अक्रॉस डिफरेंट फंड हाउसेस कंपेयर करें कि किसके फंड में क्या कैरेक्टरिस्टिक या कॉम्पोजिशन है जो उसको यूनिक बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कुछ फंड हाउसेस होते हैं जिसमें ओमनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर फिक्स्ड होती है. दे आर नॉट एक्टिवली मैनेज्ड, 10% गोल्ड, 10% सिल्वर एंड रिमेनिंग कुड बी इक्विटी. सिमिलरली कुछ ओमनी फंड्स जो होते हैं या मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, उसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर की कॉम्पोजिशन भी वेरी करते रहते हैं, लाइक फ्रॉम 2 to 17%, 3 to 4, 3 to 14% एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो मैं इन्वेस्टर्स को यही सजेशन देना चाहता हूं कि चाहे आप ओमनी फंड चूज करें या मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड चूज करें, आप उसके जो बेसिक मैंडेट और जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उसको समझ लें और उसके बाद आप जाके इन्वेस्ट करें. बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज के आप फ्लेवर ले रहे हैं. बिकॉज इन एनी केस एप्पल्स को हम एप्पल्स के साथ ही कंपेयर करते हैं, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस. सर अगर रिस्क की बात करें इस तरह के फंड में, क्या आपको रिस्क दिखते हैं जो कि इन केस अगर कोई निवेशक आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये रिस्क भी है? वेल अभिषेक, देखिए डाइवर्सिफिकेशन जब भी किसी भी फंड में होता है तो जो रिस्क का जो एक फीचर होता है वो रिलेटिवली कम हो जाता है. जैसे बिकॉज इट इज नॉट अ प्योर एग्रेसिव फंड लाइक एन इक्विटी फंड, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो उसका जो रिस्क होगा वो रिलेटिवली कम होगा. एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर कमोडिटीज भी है, तो ऐसा भी है कि थोड़ा बहुत कमोडिटीज का रिस्क होता है. बट बिकॉज डेट भी एक भूमिका निभाता है जहां पे 6.5-7% के रिटर्न्स आप डेट से भी कमा सकते हैं. सो इन दैट केस एक डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर एक जो रिलेटिव रिस्क का जो एक कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है. तो मुझे लगता है दैट फ्रॉम द स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू के जो लोग एसडब्ल्यूपी के माध्यम से एक पे आउट के माध्यम से अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं, वो इन फंड्स को बेसिकली चूज कर सकते हैं. बिकॉज इनकी जो एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो एक एग्रेसिव फंड से थोड़ा ज्यादा होता है. सर वैसे किस तरह के निवेशक और कितने समय के लिए इसमें निवेश की आप सलाह दे सकते हैं यहाँ पर? मिनिमम 5 साल अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखा जाए. अभिषेक देखिए, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो एसडब्ल्यूपी के माध्यम से अपना एक निवेश लेना चाहते हैं वापस, वो इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. जनरली वो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको अपना हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए पैसे की जरूरत होती है. तो मुझे लगता है ऐसे निवेशक या ऐसे इन्वेस्टर्स जो बेसिकली जिनको एक रेगुलर मंथली इनकम की जरूरत होती है, वो इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. और अगर जहां तक आपने एक इन्वेस्टमेंट होराइजन बोला, तो मुझे लगता है कि आपको इस फंड को मोर देन 2 इयर्स का तो ड्यूरेशन देना ही पड़ेगा मिनिमम. और जो मैक्सिमम तो आप कितना भी इसमें परपेचुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो 2 साल के बाद ही बदलता है.